समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, राजभवन के हमारे सभी सहयोगी, जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर एकेडमी की सेक्रेटरी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, भारतवर्ष के पवित्र तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध 7 सिस्टर स्टेट्स में आज नागालैंड का स्थापना दिवस है और कल यानी 2 दिसंबर को असम का स्थापना दिवस है। तो उसकी आज पूर्व संध्या है। 2 दिन कार्यक्रम करना इससे हुआ कि एक ही साथ क्लब करके नागालैंड और असम का कार्यक्रम एक दिन में ही किया जाए। इस उत्सव के उत्साह को दुगना करने के लिए आज राजभवन में नागालैंड और असम के नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले मैं नागालैंड के स्थापना दिवस की बधाई के साथ साथ एडवांस में सभी असम बंधुओं और असम के नागरिकों को भी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था और पिछले 61 वर्षों में सांस्कृतिक विविधता, आत्मविश्वास, साहस के कारण एक नागरिक की कड़ी मेहनत के बदौलत नागालैंड ने विकास की यात्रा में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। आज इस अवसर पर मैं नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहे जाने वाली रानी गाइदिन्ल्यू को भी सत नमन करता हूं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अत्यंत सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे करने का काम किया था। अप्रतिम साहस और मां भारती के प्रति पूरे समर्पण के साथ उन्होंने मणिपुर, नागालैंड और असम तीनों क्षेत्रों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। मैं रेवरेंड पोसवई सुरो को भी आज नमन करना चाहता हूं। देशभक्त धरती पुत्र पोसवई ने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विश्वास पात्र सेनानी के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा जबरदस्त मोर्चा खोला था। मैं मानता हूं कि नागालैंड के ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों ने न सिर्फ अपनी ओजस्विता सिद्ध की है, बल्कि उन्होंने अपने त्याग और बलिदान के द्वारा सकारात्मक गतिशील परिवर्तन को भी जन्म दिया है। असम को प्राचीन काल में प्राग ज्योतिषपुरम कहा जाता था। उसके पश्चात इसका नाम कामरूप हो गया था। प्रयागराज में मिले राजा समुद्रगुप्त के ऐतिहासिक स्तंभलेख से ये पता चला कि अहोम राजाओं के आधिपत्य यानी 13वीं शताब्दी तक उसे कामरूप नाम से ही पुकारा जाता था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में असम के अनेक महापुरुषों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। आज इस अवसर पर मैं महान स्वतंत्रता सेनानी मनीराम दीवान, पियाली बरुआ, गोपीनाथ बारदोलोई तथा कनक लता जी को भी हृदय से नमन करता हूँ। मित्रों, मैं नागालैंड की चर्चा से अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि जब भी बातचीत होती है तब नागालैंड की भौगोलिक सुंदरता के साथ साथ विविधता से भरे अनेक आदिवासी समूहों का जिक्र भी जरूर होता है। इसके पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में असम, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मणिपुर राज्य हैं। कुल मिलाकर 17 जनजातीय समूहों की समृद्ध भाषाई परंपरा नागालैंड में पाई जाती है। इन जनजातियों में प्रमुख रूप से अंगामी, सेमा, लोथा, आव, चाखेसंग, चंग, रेंगमा और फोम है। इन सभी जनजातियों का अधिकतर लोक साहित्य मौखिक परंपरा से जुड़ा रहा है। लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक व्यवहार, लोक त्यौहार और अनुपम संस्कारों ने वहाँ के समाज की चेतना को सदैव जीवंत बना के रखा है।
मैं मानता हूँ कि लोक साहित्य वही है जो समाज की सामूहिक चेतना को प्रतिबिंबित करे, और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि लोकहु वेद सुसाहिब रीति विनय सुनत पहचानत प्रीति। वहाँ की लोक कथाओं में दो पात्र खाउली और किविको को हर कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाता है। यह कथा नई पीढ़ी को रीति रिवाज तथा संस्कार से जोड़ती है और इसके माध्यम से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को संतुष्टि तथा सेवा के दर्शन की विरासत भी हस्तांतरित करती है। वहाँ अरुणाचल से सटे इलाकों में कैसे लोकगीत गाए जाते हैं जो नई पीढ़ी में शत्रुओं को पराजित करने का जोश और जज्बा पैदा करते हैं, बच्चों को पराक्रमी बनने की प्रेरणा देते हैं। वहाँ माँ अपने बच्चे से कहती है कि तुम इतने ओजस्वी बनो कि अगर अकेले भी जंगल में हो तो जंगली जानवरों का बहादुरी पूर्वक सामना कर सको। तुम इतने कुशल धनुर्धर बनो ताकि तुम्हारे निशाने से कोई शत्रु बच न सके। साथियों, भारतीय सेना की नागा रेजिमेंट में इसी वीरता और अद्भुत शौर्य के दर्शन भी होते हैं। मैं मानता हूँ कि जिस समाज में ऐसा जज्बा हो वह समाज किसी भी प्रकार की चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकता है। सेवन सिस्टर्स स्टेट्स के किसानों, नौजवानों, आदिवासी भाइयों बहनों, दस्तकारों, उद्यमियों, लेखकों और कलाकारों के इन्हीं जज्बों की शक्ति को जागृत करने के लिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया और ठीक 2 साल बाद वहाँ के त्वरित विकास के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी शुरू की और उसका असर आज ज़मीन पर दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ असम और नागालैंड नहीं बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में सर्वांगीण विकास हुआ है। और अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो पिछले 10 वर्षों में इन 7 सिस्टर स्टेट्स की कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतर हुई है। आधारभूत सुविधाएं बढ़ी हैं। हर छोटे बड़े शहर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने में सफलता मिली। इन पॉलिसीज़ की बदौलत नागालैंड और असम अपनी उल्लेखनीय जैव विविधता, जल संसाधन, खनिज संपदा, अनुकूल जलवायु, पर्यटन की अपार संभावनाओं के सही इस्तेमाल के द्वारा आज तीव्र गति से विकास करते हुए सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, असम और नागालैंड दोनों उत्सव धर्मी प्रदेश हैं। साल के 12 महीने वहाँ कोई न कोई त्यौहार या सांस्कृतिक पर्व मनाया जाता है। नागालैंड में नाजू पर्व, मोत्सू पर्व और आमोंग मोंग पर्व प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। हर वर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हार्निवल फेस्टिवल भी वहाँ धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें कला, संस्कृति तथा स्पोर्ट्स से जुड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं और देश नहीं बल्कि विदेश से भी इस 10 दिवसीय उत्सव में शरीक होने के लिए लोग आते हैं। वहीं असम में बिहू, काती बिहू के अलावा अम्बुबाची मेला, डोल यात्रा, भेलदिया महोत्सव, रंगकेर उत्सव और जोनबिल मेला अत्यंत प्रसिद्ध है। नागालैंड की प्रमुख भाषा जहां नागामीज है, इसके अलावा कई भाषाओं के समन्वय से तैयार तेंदिए भाषा भी वहां प्रचलित हो गई है। डॉक्टर सी त्रिती ने लिखा है कि नागाओं की उतनी ही बोलियां हैं जितनी कि उनकी जातियां हैं। हर 20 मील पर जात बदल जाती है और साथ साथ बोली भी बदल जाती है। इसी तरह चित्रकला और शिल्प की परंपरा भी अत्यंत समृद्ध है। आसाम में असमिया भी बहुत लोग कहते हैं, सबसे अधिक बोली जाती है। मुझे स्मरण है कि 10वीं शताब्दी से ही इसने साहित्यिक भाषा की प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। इसमें लिखित लोकगीत, वीर गाथाएँ प्रमुख रूप से शामिल हैं। प्रहलाद चरित्र को असम का सबसे पहला
और महान लिखित ग्रंथ माना जाता है। असमिया साहित्य, संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन में श्रीमंत शंकर देव जी का योगदान अविस्मरणीय है। उनके बारे में कहा जाता है कि श्रीमंत शंकर होरी भोकोटोरो जाना जेनो कल्पोतोरु तहांतो बिनाई नाई 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 आमारो पोरोमो गुरु। अर्थात श्रीमंत शंकरदेव अपने भक्तों के लिए कल्पतरु वृक्ष की तरह सब कुछ प्रदान करते हैं और इसीलिए भक्तों का मानना है कि उनके अलावा और कोई दूसरा गुरु नहीं हो सकता। सभी सहज रूप से शंकर देव जी को ही अपना परम गुरु मानते हैं। यह भावना भक्ति काल के दौर में भारतवर्ष के लगभग हर क्षेत्र में पाई जाती थी और मैं समझता हूँ कि इसने देश के सभी राज्यों में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव को भी सुनिश्चित किया है। श्रीमंत शंकरदेव के पश्चात उनके शिष्य माधव देव ने बड़गीता तथा राजसूय ग्रंथों की रचना की। आधुनिक काल में इंदिरा गोस्वामी और वीरेंद्र भट्टाचार्य ने असमिया साहित्य को एक अलग मुकाम दिलाया है। उसी तरह संगीत में आज जब भी महान हस्तियों की चर्चा होती है तब भूपेन हजारिका जी का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। आज हम विविधता में एकता का उत्सव मना रहे हैं, तब इस बात को हम जरूर याद रखें कि क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के बीच सांस्कृतिक मेल मिलाप ये अत्यंत आवश्यक है और हम जहाँ भी रहें अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अपनी विरासत को समृद्ध बनाने में योगदान दें। अपनी बात को विराम देते हुए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि नागालैंड और आसाम दोनों परंपरा और आधुनिकता का एक बेहतरीन संश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। समाज का हर एक वर्ग पीढ़ियों से चली आ रही भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा, उसमें निहित सच्चे मूल्यों का सम्मान करता है। व्यापक विविधता के बीच भारत के एकत्व को समझते हुए नागालैंड और आसाम से लेकर के जम्मू कश्मीर तक हम सभी को मानवता के सुखमय भविष्य के लिए रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। मैं फिर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और CRPF से जो साथी आए हैं उनका विशेष रूप से मैं अभिनंदन करता हूं और आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत।